ऑलराइट बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। एड्रेस सबको पता है, 23 से 42, इसके दो पार्ट से 23 से 41 इज फर्स्ट पार्ट एंड 42 प्राइवेट प्लेसमेंट वाला वो सेकंड पार्ट पड़ेगा। सही है, तो इसको हमने लर्न करने के लिए ये टेक्निक यूज किया था, बराबर। तो देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे बच्चों एमएसडी है ना, महेंद्र सिंह धोनी किसी कंपनी के क्या बन गए, सीवीओ बन गए, और उनका क्या बढ़ गया, उनका उनका ड्यूरनेस अलाउंस बढ़ गया। इसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ा, और ये सब कुछ कौन से कंपनी में हुआ, एसीसी नाम के कंपनी में, राइट। सो लेट्स जस्ट सी हमें कितने सारे सेक्शंस हम यहां से हम लोग डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं, राइट। जहां पे आपको लगता है कि सर थोड़ा बड़ा चार्ट है तो मैं उसको डायरेक्टली वो चार्ट से बताऊंगा, राइट। ट्राई करो, बट नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हो, आप सामने चार्ट रखो, जब भी आपको लगता है कि बहुत बड़ा चार्ट है आप खुद सामने चार्ट रखना, राइट। ओके बच्चों, सबसे फर्स्ट मैंने आपको सिखाया था मोड्स ऑफ फंड रेजिंग, है ना। दिस इज गिवन इन विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 23। तो मोड्स ऑफ फंड रेजिंग जो होता है इसमें दो सेक्शन है, 23 सबसेक्शन 1, 23 सबसेक्शन 2। बताओ 23 सबसेक्शन 1 किसका है, पब्लिक कंपनी चार तरीकों से अपने शेयर्स को इशू करके फंड रेज कर सकती है, राइट। तो कौन से चार तरीके, एक तो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा है राइट्स इशू, चौथा है बोनस इशू। अगर आप अच्छे से नोट कर रहे हो ना, तो ये चार जो ना, ये एक्चुअली चारों में फंड रेज नहीं होगा। बोनस में फंड रेज नहीं होता है, बोनस में तो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज आ रही है ना। तो ये चार से बट डेफिनेटली शेयर्स अलॉट होंगे लोगों को, बराबर। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू, बोनस इशू, या फिर आपका पब्लिक ऑफर, हर जगह लोगों को शेयर जरूर मिल रहे हैं, करेक्ट। अच्छा ये बताओ, जब पब्लिक को ऑफर दिया जाता है तो उसके भी तीन तरीके, या तो आईपीओ के थ्रू, या तो एफपीओ के थ्रू, या तो ओएफएस के थ्रू। व्हाट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हाट इज एफपीओ, फॉलो ऑन और फर्दर पब्लिक ऑफर, है ना। एंड व्हाट इज ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। चलो ठीक है, तो और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, मोड्स ऑफ फंड रेजिंग में 23 सबसेक्शन 2, ठीक है। उसमें तीन तरीके, कौन से तीन तरीके, प्रोस्पेक्टस को छोड़ के बाकी सारे तीन तरीके कॉमन है, करेक्ट। चलो ठीक है। देन बच्चों यहाँ पे मैंने आपको सेबी पावर्स, आज सुबह ही हुआ था, है ना बच्चों, सेबी के कुछ पावर्स है, और मेनली सेबी ना सारे लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड रूल्स बनाती है, बराबर। तो बच्चों अगर कोई लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी, या फिर वो लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रही है, तो उसका जो शेयर और अलॉटमेंट का होता है, ट्रांसफर का होता है, उन्होंने डिविडेंड दिया नहीं है, नहीं दिया, ये सब चीजों के लिए सेबी जो है वो मेन अथॉरिटी है, बराबर। कौन सी चीज के लिए सेबी का रोल नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, उनके उसके रिडम्पशन के लिए वहां सेबी नहीं आएगी। वहां मेन अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर आरओसी, उनके पास मेन चीज है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बच्चों बताओ ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस सिर्फ इमेजिन करना है आपको, वो चार्ट आप इमेजिन करके बता सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद आ रहा है तो सामने रख लो, सामने रख लो, चलो सामने रखो सेक्शन 25, है ना। तो गाड़ी अटकी तो आप देख सकते हो वहां पे। सेक्शन 25 डीम प्रोस्पेक्टस का है, इसमें तीन कैटेगरी, तीन बेसिकली यहाँ पे लोग होते हैं, तीन मेन यहाँ पे एंटिटीज है। सबसे फर्स्ट कंपनी जिसको फंड रेज करना है, फिर होता है इशूइंग हाउस जो सारे शेयर्स कंपनी से पहले परचेस करती है, और फिर इशूइंग हाउस बाद में किसको देती है, पब्लिक को शेयर्स देती है, राइट। तो कंपनी या तो शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट कर चुकी है, एग्रीमेंट करेगी, वो अलॉट करेगी किसको, इशूइंग हाउस को, एंड देन इशूइंग हाउस फाइनली पब्लिक को शेयर्स देके जो है वो खुद का कमीशन चार्ज करती है, खुद का उसका जो डिफरेंस होता है वो उसका पैसा वहां पे बनता है, राइट। तो इशूइंग हाउस जब भी डॉक्यूमेंट पब्लिक को देगी, दैट डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली नॉट प्रोस्पेक्टस बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी, बट इट इज डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट को दो लोग साइन करेंगे, कौन से दो लोग, आपके दो डायरेक्टर साइन करना चाहिए, इशूइंग हाउस, क्या इशूइंग हाउस के दो डायरेक्टर्स, या फिर अगर इशूइंग हाउस खुद एलएलपी है तो मेजॉरिटी पार्टनर साइन करना चाहिए, राइट। अच्छा बच्चों, इसमें आपको सेक्शन 26 का कंप्लायंस करना होगा। सेक्शन 26 जो आपको कंटेंट्स लिखने के लिए बोलता है, वो सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको तीन चीजें और लिखनी पड़ेगी, तीन चीजें अगर ये याद नहीं आई ना तो चेक करना वहां पे, अब वहां चेक कर सकते हो, चेक कर लो कौन सी तीन चीजें और लिखनी है। एक तीन ब्रांचेस बनाए वहां पे, कौन से तीन चीजें आप लिखोगे, नेट कंसिडरेशन लिखा है क्या, ठीक है, नेट कंसिडरेशन के बारे में आपको लिखना है, बराबर। और क्या लिखा है, हाँ टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस, और क्या लिखा है,
कंटेंट्स, राइट, कंटेंट्स के अलावा आपको बेसिकली और दो चीजें लिखनी है ना। आपका नेट कंसिडरेशन उसको कितना मिला है, नेट कंसिडरेशन मतलब उसे क्या समझेगा कि कंपनी को कितना मिला है और बीच में इसने पैसा कितना चार्ज किया, बराबर। और टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड द इशूइंग हाउस, ये सब चीजें आपको अलग से बतानी होगी। अगर गलती से इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो सब लोग फंसेंगे। एक तो आपको इशूइंग हाउस को क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी भी लग जाएगा और कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, राइट। चलो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। देन देयर वाज दिस सेक्शन 26, ध्यान दो सभी लोग, सेक्शन 26 सामने निकालो, एक ही पेज पे पूरा लिखा है। सेक्शन 26 कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, सामने रखो सेक्शन 26। रखा क्या? उसमें दो चार्ट्स बनाए शायद से, फर्स्ट चार्ट में दो नहीं तीन बनाए शायद से। फर्स्ट चार्ट में क्या लिखा देख लो अच्छे से बच्चों, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, इसमें आपको सेबी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके डिसाइड करेगी कि आपको प्रोस्पेक्टस बनाते समय क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, राइट। उसमें बहुत ज्यादा उसका फॉर्मेटिंग होता है और सेबी को ये पावर जो दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब तक सेबी खुद से रूल्स ना बनाए ना डिसाइड करे तब तक सेबी एक्ट के चीजें हम लोग यहाँ पे प्रीवेल कराएंगे और सेबी एक्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से आपको प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, बराबर। अब ये बताओ इसमें 3 एक्ट्स जो है उसका आपको कंप्लायंस स्पेसिफिकली करना पड़ता है ना, और आपको बोलना पड़ता है कि हमने एक्ट का कंप्लायंस किया है, प्रोस्पेक्टस में साफ साफ तरीके से बोलना पड़ेगा। कौन से 3 एक्ट्स? सेबी आ जाएगा, कंपनीज एक्ट आ जाएगा, सिकरा आ जाएगा। ये 3 एक्ट का आपको कंप्लायंस करना, आपने किया है ऐसा आपको मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 26 जो है ना बच्चों, वो अगर आपका अप्लाई होगा ना, मतलब आपका प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि उसमें इतने छोटे छोटे चीजें लिखी जाती है। अब सेक्शन 26 का इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट प्रोस्पेक्टस का कुछ कैटेगरीज को एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप राइट्स इशू करते हो, राइट्स इशू एफपीओ में होता है ना, तो कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है फिर से फंड रेज कर रही है, एफपीओ में जा रही है, तो उनको सेक्शन 62 राइट्स इशू करना पड़ेगा। और राइट्स इशू में क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही शेयर्स को परचेस कर रहे हैं, आपको इतना डिटेल में दोबारा फिर से आपको सेक्शन 26 के कंटेंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे अभी भी लोगों को, बिकॉज सपोज 10 साल के बाद कंपनी फंड रेज कर रही है तो बहुत कुछ चेंजेस तो हुए रहेंगे, बट आपको 26 का कंप्लायंस नहीं करना है, राइट। एंड देन और उसके बाद में क्या बताता, अगर यूनिफॉर्म कैटेगरी के आपने सेम क्लास के अगर आपने शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के पैसा रेस किया है तो आपको फिर से इतना ज्यादा कंटेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बताया ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर उसके नीचे एक चीज और लिखी है, लीगल रूल्स एज टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस पे डेट लिखा जाता है क्या? प्लीज बताओ आप लोग, डेट लिखना जरूरी है ना? क्यों जरूरी है? उस डेट से आपको 90 डेज में जो है वो पब्लिक को बताना पड़ेगा, बेसिकली प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि 90 डेज से ज्यादा अगर आपका पुराना प्रोस्पेक्टस अगर आप लोगों को देते हो, इट मींस बहुत ज्यादा पुराना हो गया और उसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन चेंज होगी, बराबर। और जब भी आप प्रोस्पेक्टस पब्लिक को दोगे, पब्लिक को देने के पहले आपको थोड़ा सा आपके एक दोस्त के पास जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। मतलब वो प्रसाद लोग खाएंगे उसके पहले भोग भगवान को लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब किसको जाके दोगे? पहले रजिस्ट्रार को दोगे, राइट। अच्छा, रजिस्ट्रार को देने के बाद में उसमें एक चीज और थी, जब भी आप रजिस्ट्रार को दोगे ना तो उस पर सिग्नेचर जरूरी है। सिग्नेचर मेजोरिटी डायरेक्टर्स करते हैं, सारे करते हैं, सारे डायरेक्टर्स करेंगे, मेजोरिटी नहीं, एवरी डायरेक्टर शुड साइन। प्रपोज डायरेक्टर को भी साइन करना पड़ेगा, है ना। और अगर वो लोग नहीं है तो ऑथोराइज पर्सन जो है ना उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देके उनको साइन करने लगाओ, सही, बट सबका साइन होना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और अलग एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एक्सपर्ट, बराबर। एक्सपर्ट का सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 38 इस सेक्शन में एक्सपर्ट को डिफाइन किया, राइट। हु इज एन एक्सपर्ट? सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इंजीनियर, कोई भी हो सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है ना, और जो सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है, राइट, उसको हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं, बराबर। अच्छा बच्चों, एक्सपर्ट अपना बहुत कुछ स्टेटमेंट दे सकता है। प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट ने अगर कुछ भी स्टेटमेंट बोला तो एक्सपर्ट जो है बच्चों उसको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि उसने कंसेंट दिया है और उसने कंसेंट विड्रॉ नहीं किया। ये चीज साफ साफ प्रोस्पेक्टस में लिखो। प्लस एक्सपर्ट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ द कंपनी, राइट। इंडिपेंडेंस उसका इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। ये है आपका सेक्शन 26, सब बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा है? वेरिएशन इन दी कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप लोग बताओ, सेक्शन 27 याद है, तो दूसरी बार रिपीट हो रहा है, इसके पहले के चैप्टर में बताया था और अभी बताया। वेरिएशन इन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस सिर्फ इतना बोलता है, अगर कंपनी ने आईपीओ में एक ऑब्जेक्ट बता के पैसा रेज किया और वो ऑब्जेक्ट छोड़ के नया ऑब्जेक्ट पे उनको स्पेंडिंग करना है पैसा, 1000 करोड़ रेज किया एक बिजनेस बोल के, और अचानक सब आप बिजनेस बदल रहे हो, इन दैट केस आपको ये करना है अगर, तो आप कर सकते हो,
प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा? एक तो आपको एसआर पास करना है। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली आपने बहुत लोगों को तकलीफ दी है। एसआर पास करने के पहले आपको नोटिस भेजना होगा। नोटिस आप 2 न्यूज़पेपर में भेजोगे, एक इंग्लिश एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। दूसरा आपको नोटिस वेबसाइट पे भी पुट करना है। और बच्चों एसआर अगर पास हो गया आसानी से तो जो छोटे शेयर होल्डर है जो नाराज है अभी भी, उनको सभी बोलती है कि भाई इनको एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दो, इनको नहीं पसंद आ रहा है ना, इनका पैसा लौटा दो। ठीक है? और कंपनी अगर सपोज ये पैसों को कोई दूसरे पर्पस पे खर्च करना चाहती है, इट कैन नॉट बाय और सेल और ट्रेड इन इक्विटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये नहीं चलेगा, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है? अच्छा, सो दिस इज विद सेक्शन 27। फिर 28 ऑफर फॉर सेल। वेरी सिंपल, ऑफर फॉर सेल में शेयर्स कौन बेच रहा है? पुराना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर सेल कर रहे हैं, है ना, और ये शेयर्स किसको मिल रहे हैं? पब्लिक को। और इस प्रोसेस में कंपनी का लिस्टिंग हो जाएगा, बराबर। बट बच्चों यहाँ पे कंपनी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर प्योर 100% ओएफएस है ना तो कंपनी को कुछ मिलता ही नहीं है। इन दैट केस कंपनी क्या बोलती है, ये जो भी लिस्टिंग का खर्चा हुआ है जिसका पैसा आपको ही मिल रहा है पूरा, क्योंकि आपके ही शेयर्स है, पुराने शेयर होल्डर के शेयर्स है, राइट, तो ये सब कुछ जो है ना लिस्टिंग का खर्चा रियम्बर्स किया जाता है उस पर्सन से जिसको वो पैसा मिल रहा है ना। और बच्चों अगर आपको ओएफएस लाना है तो आपको बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, which is not a very big deal, क्योंकि भाई वो पुराना शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर ही होगा या फिर उसके पास अच्छा खासा स्टेक होगा, तो आराम से बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफर फॉर सेल। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ लिखा है 29, सुबह बताया था, याद है क्या? डिमांड फॉर्म। प्लीज बताओ, डिमांड फॉर्म इसके 2 पार्ट से, कहीं कहीं लिखा है मैंडेटरी, कहीं कहीं लिखा है ऑप्शनल। कहाँ मैंडेटरी है भाई? पब्लिक कंपनी आजकल अगर पब्लिक को शेयर्स देगी तो मैंडेटरी उनको डिमांड फॉर्म में ही अपने शेयर्स को रखना है, फिजिकल फॉर्म में वो नहीं रख सकते, है ना। और ऑप्शनल किनको बोला है? प्राइवेट एंटिटीज को ऑप्शनल है। सही है? ठीक है? अच्छा, देन सेक्शन 30 ये भी बताया था क्या बच्चों? एडवर्टाइजमेंट। क्या बोला था मैंने? जब भी एक तो एडवर्टाइजमेंट कब कर सकते? प्राइवेट प्लेसमेंट में ना नहीं कर सकते। जब भी आप पब्लिक को ऑफर दोगे यू कैन एडवर्टाइज, राइट। अच्छा, वो एडवर्टाइजमेंट जनरली कब होता है? वो 3 दिन में होता है, जब वो लोगों को बोलते हैं कि हमारे शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करो, नहीं तो फिर उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होगा शायद, राइट। तो 3 दिन में एडवर्टाइजमेंट करो, बट एडवर्टाइजमेंट करते समय आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, जैसे कि एमओए के कंटेंट्स याद करो भी, नाम छोड़ दो, नाम तो कंपनी के लोगों को पता होता ही है। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज बताओ, है ना। लाइबिलिटी कितना होगा, कैसे होगा वो बताओ। कैपिटल क्लॉज भी बता दो, है ना, कैपिटल का भी बाइफर्केशन बताना पड़ेगा। सब्सक्राइबर्स कौन है, किसको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, वो सब चीजें आपको बतानी होगी। ठीक है? सो दिस इज गिवन इन सेक्शन 30, बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अरे बोलो, ये तो कितने बार रिवाइज किया। सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का एक शेल्फ लाइफ होता है, कितने टाइम पे? 12 महीने का होता है, 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स में आप जितने भी बार फंड रेज करोगे आपको बार बार फ्रेश प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना पड़ेगा। 2 फंड रेज के बीच में जो भी चेंजेस होते हैं वो आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से बताओगे। और जिसने एडवांस में पूरा पैसा पे कर दिया और अगर वो 2 फंड रेज के बीच में चेंजेस उसको पसंद नहीं आ रहे तो उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसका पूरा पैसा कितने दिन में लौटाना होगा? 15 दिन में रिफंड दे दो उसको पूरा पैसा। कुछ भी खर्चा कट करना है क्या? पूरा देना है, A to Z रुपया देना है। ठीक है? अगेन चलो नेक्स्ट, व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? बोलो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसमें 2 चीजें मिसिंग है, प्राइस एंड क्वांटिटी। जो निकाला जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, फिर आपका प्राइस और क्वांटिटी फाइनल होगा तो आप सभी को जाके फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो। पहले आप ड्राफ्ट वाला वर्जन किसको दोगे? आरओसी को, और फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस सेबी को देना है, राइट। अच्छा, और ये दोनों के बीच में कुछ चेंजेस होंगे तो फाइनल प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट करो कि ये चीजें चेंज हो गई। ठीक है? वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है 3 दिन के लिए, और फिर उसके भी पहले 3 दिन का गैप होता है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था, करेक्ट। चलो, सो दिस इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। बोलो, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? एकदम पहला सेक्शन डेफिनेशन का, 2 क्लॉज 1 में, 2 क्लॉज 1 है ना। अच्छा, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? समरी होता है। इसको मैंने बोला था ये एक मेमोरेंडम है, साइलेंट फीचर्स हम लोग लिखते हैं, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको अटैच किया जाता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आपको लास्ट में एक चेतावनी दी जाती है, देख ले भाई एक बार प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा तो ये समरी तो पढ़ ले, बराबर। तो ये समरी आपको देना जरूरी है। कहाँ पे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा? अंडर राइटर्स को शेयर्स दिया, जरूरी नहीं है। राइट्स इशू, बोनस, है ना, यहाँ पे भी जरूरी नहीं होगा, बराबर। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? अच्छा, क्रिमिनल सिविल, ये चीजें मैं बताऊं इसके पहले गोल्डन रूल आप लोग बताओ।
गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग दी प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में सच बोलना है, पूरा सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है। दो केसेस फटाफट बताओ। एक है रेक्स वर्सेस किलसेंट। इस केस में क्या हुआ था, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें लिखा कि 5 साल से प्रॉफिट 5 साल से हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, बट ये नहीं बताया कि डिविडेंड जो है ना वो लॉसेस से दिया जा रहा है ना, और पहले के जो रिजर्व है उसमें से उठा कर दिया है। लोग क्या गलत इंटरप्रेट करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये चीज अगर आपने पूरी नहीं बताई है, सच बताया बट पूरा सच नहीं बताया, आधा अधूरा सच झूठ के बराबरी का होता है, पूरा प्रोस्पेक्टस आपका मिसलीडिंग है। ठीक है, पीक वर्सेस गर्मी में क्या आपको दिमाग में रखना है, प्रोस्पेक्टस गलत है बट मैंने प्रोस्पेक्टस में अप्लाई नहीं किया, प्राइमरी मार्केट से परचेस नहीं किया। अगर मैं सेकेंडरी मार्केट से परचेस करता हूं तो मैं कंपनी के अगेंस्ट कुछ केस फाइल नहीं कर सकता बिकॉज मेरा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है ना। बट अगर सपोज मैं प्राइमरी मार्केट में कंपनी से शेयर्स परचेस करके मेरा नुकसान होता है तो इन दैट केस आई कैन sue दी कंपनी बिकॉज मैंने डायरेक्टली कंपनी से वो शेयर्स परचेस किए। सही है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, पहले सिविल लाइबिलिटी लेते, चार्ट सामने रखो, चार्ट सामने रखो, चलो फटाफट। सिविल लाइबिलिटी का चार्ट अगर आपने सामने रखा है तो वहां पे सबसे फर्स्ट एक क्वेश्चन है कि भाई ये सेक्शन कब आएगा। दो चीजें होने पे ये सेक्शन आएगा, या तो इंक्लूजन या ओमिशन ऑफ एनी मटेरियल स्टेटमेंट, है ना, जिसको पढ़ के लोगों का नुकसान भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि लोगों को धोखा हो गया और लोगों ने पैसा लगाया और उनका डैमेज हो गया, डैमेजेस होना जरूरी है। ठीक है, कंपनी ने गलत काम किया है बट वो गलत काम के चक्कर में लोगों का नुकसान भी हुआ है, तो ये दो चीजें होने पे आपका सिविल लायबिलिटी का सेक्शन आ जाएगा। अच्छा कौन कौन लायबल है, इन्होंने किसको भी नहीं छोड़ा है, कंपनी लायबल, प्रमोटर लायबल, डायरेक्टर लायबल, एक्सपर्ट भी लायबल, ऑथराइज पर्सन भी लायबल, सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, राइट। अच्छा बच्चों अब बोलो इनको क्या पे करना है। एक तो जो डैमेज आपने किया वो कंपेंसेट कर दो, अगर जानबूझ के किया तो दो चीजें और होंगी, एक तो फ्रॉड का सेक्शन 447 लग जाएगा और जानबूझ के करने पे आपका अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगा, है ना। ठीक है, आप आपके बचाव में क्या बोल सकते हो, मेरे कंसेंट के बगैर गया, है ना, या फिर मैंने कंसेंट दिया था बाद में विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और अगर एक्सपर्ट के ओपिनियन पे कुछ आपने कुछ लिख दिया प्रोस्पेक्टस में तो आप क्या बोल सकते हो, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट सही है ना, या फिर ये बोल सकते हैं एक्सपर्ट तो कॉम्पिटेंट था, मैंने उसके कॉम्पिटेंस पे भरोसा किया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया है और विड्रॉ नहीं किया, तो आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हो, एक्सपर्ट को पकड़ो। सही है, दिस इज विद सेक्शन 35। पहले क्रिमिनल आएगा बच्चों, बाद में सिविल आएगा, ये भी बताता। अच्छा व्हाट इज क्रिमिनल लायबिलिटी बताओ, कब आएगा, अगर आपने कुछ गलत चीज लिखी या फिर कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट ओमिट कर दिया तो क्रिमिनल लायबिलिटी का सीधा सेक्शन आ जाएगा। इसका कॉन्सिक्वेंस सीधा 447 है। आप बचाव में दो चीजें बोल सकते हो, या तो आप बोलोगे कि मैंने जो बोला है बहुत ही इमटेरियल तुच्छा सा स्मॉल छोटा सा कुछ चीज है ना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने जब बोला था उस टाइम पे वो स्टेटमेंट उस टाइम पे सही था, बाद में वो कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए इसलिए वो स्टेटमेंट अभी सच होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। समझा क्या बच्चों, हाँ है ना। अच्छा 34 हो गया, 35 हो गया। अच्छा 36 क्या है, दिस इज अ वेरी जनरल सेक्शन, है ना, ये तो किसी को भी पकड़ेगा। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पीपल टू इन्वेस्ट मनी। इसमें 3 ब्रांचेस है, या तो आपने अंडरराइटर्स को चूना लगाया, या तो अपने जनरल पब्लिक को इंड्यूस किया शेयर्स को परचेस करो ताकि उसका प्राइस फ्लक्चुएट होकर आप खुद प्रॉफिट कमा रहे हो, है ना, या फिर आपने बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा क्रेडिट ले लिया उनको फंसा के, है ना, तो यहाँ पे ये सेक्शन आ जाएगा। बराबर बच्चों, ये सेक्शन क्यों बना है, क्योंकि पहले के दो सेक्शंस जनरली प्रोस्पेक्टस के घोटालों को कवर कर रहे हैं, ये तो बहुत ही जनरल सेक्शन हो गया। मैंने आपको बताया था हेमंत घई का एग्जांपल, सही है, सीएनबीसी आवाज के एंकर क्या कर रहे थे, वो फ्रंट रनिंग कर रहे थे, तो वो सब सेक्शन 36 में आएगा। अच्छा 34, 35, 36 में जो पीड़ित लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो 37 में कंपनी के अगेंस्ट जाके एक्शन लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास एक्शन सूट, है ना। तो ये कहां लिखा है, ये लिखा है सेक्शन 37 में। 38 ये सुबह बताया था, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, मतलब आप फिक्टिशियस नेम से शेयर्स को खरीद रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, फिक्टिशियस नेम से कुछ घोटाला कर रहे हो, या फिर किसी और का आइडेंटिटी अगर आप छीन रहे हो, ये सब चीजें लॉ अलाउ नहीं करता है। अच्छा वैसे 38 का भी कॉन्सिक्वेंस 447 है, याद आ रहा है क्या कुछ, बोलो बच्चों। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट 39 अलॉटमेंट ऑफ सेक्रेटरीज, आज सुबह हुआ यार, है ना, जल्दी से बता दो। अलॉटमेंट ऑफ सेक्रेटरीज का जो सेक्शन 39 है, इसमें आपको क्या क्या बताता, एक तो आपको अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट दिमाग में रखना है। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी के हिसाब से 90% है, वो दिमाग में रखो मेंटली, यहां लिखना नहीं, बट
स्टूडेंट्स वही लिख के आता है ना। कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत हानिकारक होता है। कंपनीज एक्ट का लिखना है आपको। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, जो प्रोस्पेक्टस में आपने मेंशन किया कितना लोग सब्सक्राइब करके आपको पेमेंट करेंगे, पे होगा, उसको आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लो। ठीक है बच्चों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको कितने दिन में मिलना चाहिए? 30 डेज में। पब्लिक को जैसे ही आपने दे दिया प्रोस्पेक्टस, वहां से 30 दिन में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट अचीव करना है। और अगर 30 दिन में ये अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा? वहां से 15 डेज का लॉजिक अभी है, यहां से 15 डेज में आपको रिफंड करना है। नहीं दिया तो 15% इंटरेस्ट, नहीं दिया तो 15% इंटरेस्ट है। वेरी गुड, चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, ये भी बता दो आप लोग जल्दी से, आपको एप्लीकेशन का जो पैसा आपको मिलता है वो कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए ऑफ इशू प्राइस? 5%। 5% ऑफ दी, सॉरी इशू प्राइस नहीं है, ऑफ दी फेस वैल्यू। 5% ऑफ दी फेस वैल्यू कम से कम होना चाहिए, राइट? अच्छा, अगर उससे कम मिला तो आपका अलॉटमेंट इरेगुलर होता है, ये सुबह बताया था मैंने वैसे आपको। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, पैसा जो मिला है या तो आप उसको शेयर्स दे दोगे, अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो, या तो पैसा रिफंड कर दो, है ना। ये सब कुछ बैंक अकाउंट में ही आपको लेना है पैसा, और सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है ताकि रिफंड करने में आसानी हो। सब बता दिया। अच्छा, अब ये बताओ आप लोग बच्चों मेरे को, व्हाट इज सेक्शन 40? सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। अंडरटेकिंग कमीशन का भी पॉइंट यहाँ आ रहा है, प्लीज जल्दी से बता दो कि अगर आपको लिस्टिंग करना है तो आप दोनों भी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे या किसी एक के पास जाओगे तो भी चलेगा? एक के पास जाओगे तो भी चलेगा, बट अगर दो के पास गए और किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, अंडरराइटिंग कमीशन, फटाफट बोलो, अंडरराइटर्स को कमीशन देना चाहिए क्या? यस। शेयर्स के लिए मैक्सिमम कितना? 5%, ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा, कम दे सकते हो क्या? आर्टिकल्स में कम नंबर लिखोगे चलेगा, आर्टिकल्स में 3% लिखा है चलेगा, आर्टिकल्स में 5 लिखा है, आर्टिकल्स में 6 लिखा है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक्ट मैक्सिमम लिमिट बोल चुका है 5%, और डिबेंचर्स के लिए 2.5%। क्या लॉजिक है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क ज्यादा इक्विटी में ही होता है भाई, क्योंकि इक्विटी का ही प्राइस फ्लक्चुएट होता है, डिबेंचर का तो कुछ है ही नहीं रिस्क, तो डिबेंचर में आपको कमीशन कम मिलेगा और वहां ज्यादा मिलेगा। अच्छा, ये बताओ, अंडरराइटर्स को कमीशन हम लोग पे कर रहे हैं, मनी में नहीं कर रहे, काइंड में कर रहे, चलेगा? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल पैसा आने दो, है ना, पैसे को जगह चीज है तो भी चलेगा। अच्छा, देन मैंने आज सुबह आपको सेक्शन 41 बताया था अबाउट जीडीआर। व्हाट इज जीडीआर? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। थोड़ा इसके बारे में बताओ, इसका प्रोसीजर क्या होता है? अगर आपको जीडीआर के थ्रू पैसा रेज करना है, पहले बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो, है ना। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन भी आपको पास करना पड़ेगा, है ना। अगर ये सब कुछ हो गया, अब मेन प्रोसीजर बताओ। 1 2 3, इन्फोसिस। इन्फोसिस जाएगी किसके पास? इंडिया के डोमेस्टिक बैंक के पास। वो डोमेस्टिक बैंक का नाम क्या है? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक ना, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, वो शेयर्स का कस्टडी रखती है, राइट। अच्छा, फिर ये किसको पकड़ेगी? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। क्यों? क्योंकि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक फिर वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती है, किसको? अमेरिकन को, फिरंगी को, जो बाहर का इन्वेस्टर है उसको मिलेगा, है ना। तो बाहर के इन्वेस्टर को शेयर्स मिल रहे हैं या डिपॉजिटरी रिसीट मिल रहा है? डिपॉजिट रिसीट, बट वो डिपॉजिट रिसीट का वैल्यू शेयर्स के प्राइस से डिराइव हो रहा है। सुबह का एग्जांपल याद है, 1 डिपॉजिटरी रिसीट वाज इक्विवेलेंट टू 10 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, याद है? बस वही चीज है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, जीडीआर में जिसको भी जीडीआर मिला है, जो फॉरेन शेयर होल्डर है, उसको जीडीआर अगर मिलता है, उसको वोटिंग का राइट है, उसको बोनस मिलेगा, उसको राइट्स में पार्टिसिपेशन मिलेगा, उसको बाकी सारे राइट्स, डिविडेंड वगैरह ये सब भी मिलेंगे, सब एक नॉर्मल शेयर होल्डर जैसा ही इनको राइट होगा, सही है। जीडीआर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकते हो, क्यों नहीं? क्यों नहीं? सुबह बताया था, सेलेक्टेड अमेरिकन को मैंने जीडीआर के थ्रू दे दिया, चलेगा। ओएफएस भी हो सकता है, फ्रेश इशू भी हो सकता है, ये सब जैसे रेगुलर चलता है ना, वैसे जीडीआर में भी इन्होंने अलाउ किया। अच्छा, लास्ट सेक्शन बता दो जल्दी से भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट, हर चीज बताओ, सामने रखो, चलो प्राइवेट प्लेसमेंट का चार्ट निकालो, सामने रखा क्या? ठीक है बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी सेलेक्टेड लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ही शेयर्स देती है, बराबर। तो कंपनी ऑफर देती है उनको और बोलती है अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये सेलेक्टेड लोगों का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, इनका एड्रेस भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, और इनको आपने कितने शेयर्स अलॉट किए, सब चीजें आपको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, राइट। अब ये बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट में आप मैक्सिमम कितने लोगों को शेयर्स दे सकते हो? 200 लोगों को है या 50 लोगों को है? एक्ट में क्या लिखा है? सेक्शन 42 में क्या लिखा है? 50 लिखा है।
बट सेक्शन 42 आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे रहा है कि आप ये नंबर को बढ़ा सकते हो, तो आपको फाइनली अल्टीमेटली दिमाग में हमेशा 200 ही रखना है। ऐसा याद रखो, कभी भी कंफ्यूजन हो ना, जो प्राइवेट कंपनी में ना वो यहाँ है। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितने लोगों को शेयर दे सकती है? 200, इधर भी 200 है। ये 200 जो है लिमिट बच्चों, दिस लिमिट इज फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल का है, एक कैलेंडर ईयर भी नहीं बोला है, फाइनेंशियल। ये बहुत छोटी छोटी बात है, इसको स्किप नहीं करना है, सीधा 200 मत बोलो, वो 200 बहुत एब्सर्ड हो गया। 200 कब तक का लिमिट है वो ही नहीं पता ना, 200 लाइफ टाइम का लिमिट नहीं, वो एक फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है। क्लियर? ठीक है, ये बताओ डिबेंचर्स का, शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, तीनों का लिमिट कितना हो जाएगा? तीनों का मिला के 200 ही, सबका 200 है अलग, सबका 200 अलग है। छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पे है ना, बहुत क्लैरिटी चाहिए, बराबर। 200 इक्विटी का, 200 प्रेफरेंस का, हर कैटेगरी के लिए अलग है, हर कैटेगरी अलग है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, राइट। ये 200 के लिमिट में आप किसको काउंट नहीं करोगे? इसमें आप QIB को काउंट नहीं करोगे, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करोगे। एम्प्लॉइज का लॉजिक तो काफी बार बताया, एम्प्लॉइज को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज तो नॉर्मली होता ही है, राइट। QIB को काउंट क्यों नहीं कर रहे? इसलिए लिखना पड़ता है आपको हर एक चीज, जब मैं बकबक करता हूं वहां लिखना है। QIB का काउंट क्यों नहीं करते बताओ? क्योंकि QIB बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनको जितना क्वांटिटी चाहिए ओपन मार्केट में नहीं मिलता है, तो कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप ही हमें दे दो प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स, हमें जितना क्वांटिटी चाहिए आप नहीं, आप मिल ही नहीं रहा ना उनको ओपन मार्केट में, है ना, क्योंकि उनका क्वांटिटी बाइंग का बहुत ज्यादा होता है, तो कंपनी से डायरेक्टली लेते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। समझा क्या? ठीक है, सो दैट इज द रीजन आप QIB को काउंट नहीं करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताया, ये भी बता दो, अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो क्या आपको SR पास करना पड़ेगा? SR क्यों करना है? लोगों को आपको जवाब देना है भाई कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को इतने सस्ते में शेयर्स क्यों दे। अगर SR पास नहीं करना पड़ता था तो क्या होता था? प्रमोटर खुद को देता था 1 रुपए में शेयर, मार्केट प्राइस चल रहा है 5000, खुद को दिया 1 रुपए में शेयर, क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है, राइट। ठीक है, फेस वैल्यू पे दे दिया शेयर, फेस वैल्यू 1 रुपए, खुद को दे दिया फेस वैल्यू पे शेयर। भाई बाकी शेयर क्या बोलेंगे, मजाक कर रहे हैं क्या तू? ऐसे तो कितना भी परसेंटेज होल्ड करेगा कंपनी में, राइट। सो ऑलवेज यू आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको उनको बोलना है, परमिशन लेना है। अच्छा SR पास करोगे तो क्या आप नोटिस दोगे? क्या नोटिस के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा? क्यों? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल बिजनेस, तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, उसमें लिखो रीजन के साथ कि इतने लोगों को हमने ये प्राइस पे दिया, इतने कम में क्यों दिया वो भी लिखो, सब आपको मेंशन करना पड़ेगा रीजन के साथ। ठीक है। अच्छा बच्चों ये भी बताओ, ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ना बच्चों, अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का कर रहा हूं तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स दिए गए। आपको बार बार SR पास नहीं करना है, साल में एक ही बार पास करो चलेगा। इक्विटी के लिए आपको बार बार पास करना है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए थोड़े बेनिफिट्स हैं। जैसे एक बेनिफिट आपको मैंने क्या बताया, बार बार पास नहीं करना है। एक और बेनिफिट क्या है, अगर कंपनी डेट से पैसा रेज करती है, एक लिमिट तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही कर सकते हैं, वो लिमिट के ऊपर, वो मैनेजेबल लिमिट के ऊपर कर रहे हो तो SR पास करना है। वो लिमिट क्या है, कौन से सेक्शन में लिखा है, ये याद नहीं आ रहा, देख के बताओ वो लिमिट कौन से सेक्शन में लिखा है? 181C। क्या लिमिट है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके ऊपर गाड़ी गई तो SR पास करो। इसके नीचे भाई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका डेट बहुत कम है, वो बेसिकली इक्विटी के बराबरी का ही है। सही है, क्लियर। अच्छा बच्चों इसमें और क्या पॉइंट था, इसमें और ये भी पॉइंट था क्या कि जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट से लोगों से पैसा लेते हो तो आपको क्या करना है, आपको पैसा लेना है कैश में, है ना? नहीं चलेगा कैश, कैश के अलावा बाकी सब चलेगा, है ना। बैंकिंग चैनल से चलता है, चेक से चलता है, DD से चलता है, बराबर। अच्छा और ये पैसा आपको सेम बैंक अकाउंट में मिक्स करना है? नहीं करना है, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। और बच्चों आपको पैसा मिलने पे आप उनको शेयर्स कितने दिन में अलॉट करोगे? 60 डेज। आप देख रहे हो तो आपको ये रियलाइज होगा पब्लिक और प्राइवेट में कितना डिफरेंस है, बहुत ढील दिया है यहाँ पे। 60 डेज में आराम से अलॉट करो चलेगा, और 60 डेज में अलॉट नहीं किया तो 15 दिन में रिफंड कर दो, और 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो उसके आगे फिर आपको लेट पेमेंट पे 61st डे से इंटरेस्ट चालू होगा, बट इंटरेस्ट का रेट है सिर्फ 12%। फिर उसके नीचे कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, देख लो अच्छे से बच्चों। जब तक आपका पुराना वाला प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म ना हो जाए तब तक आप न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे लोग, है ना। फिर आपको अलग से रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाना होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड को बताना होगा, राइट, किसको दिए शेयर्स क्या है, सब हिसाब आप दे दो।
बराबर। और बच्चों अगर आपने ये सेक्शन का कुछ भी नॉन कंप्लायंस किया ना तो वहां पे पेनल्टी है। दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पे पेनल्टी लोअर साइड पे है। पढ़ो 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 पढ़ो, वहां लिखा है, आपको पढ़ना है क्या? कितना है? 2 करोड़ और अमाउंट इन्वॉल्व विचर इज लेस, विच इज लोअर, करेक्ट। अच्छा बच्चों एक चीज और है यहाँ पे, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आपका कोई भी पॉइंट फेल होता है यहाँ पे तो आपको 12% इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होगा, रिफंड करना होगा। सही है, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, सब हो गया क्या? सब चीजें बता दी, कुछ भी नहीं बचा? हाँ 447, अरे बचाना 447, बताओ बस इतना बता दो देन विल स्टॉप। जल्दी छोड़ो आज क्लास, जल्दी छोड़ो ना, रेगुलर टाइम है क्या? चलो बताओ 447 क्या है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। फ्रॉड या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। हाउ विल यू डिसाइड बड़ा फ्रॉड है या छोटा फ्रॉड है? पहले देखो टर्नओवर क्या है, टर्नओवर का कितना परसेंट करोगे? 1%, और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, ये एक नंबर आएगा। देख लो फिर से बता रहा हूं, कंपनी का टर्नओवर है ना उसका 1% करना है, और 10 करोड़ विच इज लोअर, सॉरी 10 लाख विच इज लोअर, एक नंबर आ जाएगा आपके पास। ये नंबर को कंपेयर करो फ्रॉड के नंबर से, अगर फ्रॉड का नंबर इस नंबर से भी छोटा है तो छोटा फ्रॉड है, और अगर फ्रॉड का नंबर इस नंबर से बड़ा है तो बड़ा फ्रॉड है। बताओ बड़े फ्रॉड का क्या होगा? बड़ा फ्रॉड क्या? तो एक और क्वेश्चन पूछो, पब्लिक को चूना लगाया या सेलेक्टेड लोगों को चूना लगाया? अगर पब्लिक को चूना लगाया तो जेल जाओ, कम से कम कितने साल का? 3 साल का। और कुछ सेलेक्टेड लोगों को उल्लू बनाया तो 6 महीने का जेल, और मैक्सिमम जेल 10 साल का, और मिनिमम फाइन जितना जितना घोटाला किया है उतना मिनिमम आपको देना है, मैक्सिमम 3 टाइम्स देना पड़ेगा, है ना। और अगर छोटे स्केल पे फ्रॉड किया तो या तो जेल जाओ 5 साल का, कंपलसरी नहीं है, बड़े वाले फ्रॉड में जेल पक्का होगा भाई, आपको पक्का जेल जाओगे। यहां पे क्या बोल रहे हैं? 5 साल का जेल लिखा है, बट और लिखा है और फाइन पे करो, कितना? 50 लाख का फाइन, या फिर भूत। समझा? पक्का, खत्म हो गया, इतना इजी है, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे।